Okay, students, so is my screen visible to all? So yes. Okay, now I'm starting. But this is unit 3rd, cyber ethics, and chapter number 7. If you will see this unit in your book, then you will get chapter 7. So beta, please take out your notebooks. Sorry, take out your books. I will explain today these 4 questions here. 1, 2, 3, 4. So one by one I will explain. Please pay attention. The first point is define the term netiquettes. नेटिक्वेट क्या होता है, ठीक है। इस पॉइंट को समझने से पहले आप इस पॉइंट को समझिए कि सपोज करिए आप अपने टीचर को लीव एप्लीकेशन लिखते हैं। तो जब आप लीव एप्लीकेशन लिखते हैं तब आप लोग एक प्रॉपर वे फॉलो करते हैं, जिसमें टॉप पर आप लिखते हैं टू द प्रिंसिपल और टू द क्लास टीचर। इसके बाद आता है एक सब्जेक्ट और बेटा लास्ट में आप लोग करते हैं सिग्नेचर, ठीक। तो इस तरह का कुछ वेज आप फॉलो करते हैं एक लेटर को टाइप करने के लिए। लेकिन सपोज करिए जब आप लोग ऑनलाइन अपने फ्रेंड्स को ईमेल करते हैं, व्हाट्सएप पर, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर एक दूसरे को मैसेज सेंड करते हैं या फिर ब्लॉग लिखते हैं, तब उस टाइम पर भी आप लोग कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं, ठीक। उन्हीं रूल्स को हम कहते हैं नेटिक्वेट्स, जिनका यूज आप तब करते हैं जब आप कुछ ऑनलाइन व्हाट्सएप पर कुछ शेयर करते हैं, फेसबुक पर कुछ लिखते हैं, ब्लॉग्स पर कुछ लिखते हैं या फिर ईमेल से कुछ सेंड करते हैं। तो ऐसे सेट ऑफ रूल्स को हम कहते हैं नेटिक्वेट्स। नाउ द आंसर, नेटिक्वेट इज a combination of 2 words. First is net and the second one is etiquette. So the meaning of net is internet and the second word is etiquette, which means is good manners. Okay, good manners का मीनिंग शिष्टाचार। तो जब आप लोग इंटरनेट पर शिष्टाचार यानी कि अपने अच्छे बिहेवियर को फॉलो करते हैं तो उसको मिलाकर एक नाम दिया गया है नेटिक्वेट। एंड नेटिक्वेट इज अ सेट ऑफ रूल्स। नेटिक्वेट क्या है? एक सेट ऑफ रूल्स है that governs the behavior of a user communicating online via emails, forms, blogs and social networking sites etc. वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि अगर आप लोग ईमेल्स वगैरह के जरिए अपने फ्रेंड से बातें करते हैं तब आप लोग एक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं जिसे हम नेटिक्वेट कहते हैं, ठीक। अब उन सेट ऑफ रूल्स में क्या है, ठीक, ये चीज है हमारा सेकंड क्वेश्चन। जो रूल्स की मैं बातें कर रहा हूं जिन्हें हम नेटिक्वेट कहते हैं, वो रूल्स कौन से हैं? वो रूल्स ही ये जो आपके सामने स्क्रीन पर 1 to 11 शो हो रहे हैं। सो द क्वेश्चन इज डिस्कस सम गाइडलाइंस व्हाइल कम्युनिकेटिंग ऑनलाइन, और यू कैन से डिस्कस सम रूल्स व्हाइल कम्युनिकेटिंग ऑनलाइन। बात सेम है दोनों की, ठीक है। तो ये जो रूल्स आपके सामने दिए गए हैं इन्हीं को हम कहते हैं नेटिक्वेट। ओके, अब वन बाय वन हम इस जो रूल्स हैं इन्हें एक्सप्लेन करेंगे। ओके बेटा, सो द फर्स्ट रूल इज यूज प्रॉपर सैल्यूएशन एंड सिग्नेचर। जैसा कि आप लोग लेटर लिखते हैं तो लेटर लिखने या एप्लीकेशन लिखते के टाइम पर आप लोग टॉप में लिखते हैं टू द प्रिंसिपल इन अ पब्लिक स्कूल खुर्जा, ठीक है। तो जो अभिवादन है, जो स्टार्टिंग है आपकी लेटर की एप्लीकेशन की, वो एकदम अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक। सेकंड पॉइंट है सिग्नेचर। सिग्नेचर हमेशा पेज के लास्ट में किए जाते हैं। तो अगर आप किसी को मेल भेज रहे हैं या फिर आप जैसे कि आप ऑफलाइन एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसी तरीके से आपके जो सिग्नेचर है वो भी एकदम प्रॉपर होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, इंक्लूड ए सब्जेक्ट लाइन। जैसा कि आप लोग एप्लीकेशन लिखते हैं उसमें एक रीजन लिखते हैं कि सब्जेक्ट आपको लीव चाहिए तो क्यों चाहिए, तो आप टॉप पर लिख देते हैं बिकॉज आई एम सफरिंग विद फीवर, विद हाई फीवर, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू प्रेजेंट टुडे, ठीक। इस तरीके से आप लिख देते हैं। तो इसी तरीके से जब आप ऑनलाइन किसी को लेटर लिखें या ईमेल करें
तब भी आप लोगों को एक प्रॉपर सब्जेक्ट अपने लेटर में ऐड करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, कीप योर मैसेजेस कंसाइज। कंसाइज मीन्स संक्षिप्त। तो जो आपका मैसेज है वो ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली ऑफलाइन में तो आप कितना भी लेंदी जो आपका पेपर है आप उसको लेटर को लिख सकते हैं पेपर पर, लेकिन सपोज करिए आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन कुछ लिमिट्स होती हैं, उस लिमिट को आप एक्सीड मत करिए और जो भी आपको बातें कहनी है वो थोड़ी सी शॉर्ट वे में करिए, ठीक है। नेक्स्ट, बी रेस्पेक्टफुल, अवॉइड सरकेज्म। जब भी आप किसी को व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं या फिर ब्लॉग लिख रहे हैं, तो कभी भी आप ऐसी लैंग्वेज का यूज मत करिए जो दूसरे को हर्ट करे। आप ताना मत मारिए किसी को। जो भी आपको पूछना है या बताना है एक प्रॉपर वे में होना चाहिए, रेस्पेक्टफुल मैनर में होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, रेस्पेक्ट अदर्स प्राइवेसी। रेस्पेक्ट अदर प्राइवेसी का मीनिंग क्या होता है कि डू नॉट रीड एंड फॉरवर्ड अनदर पर्सन्स मेल विदाउट सीकिंग हिज परमिशन। कि अगर आप मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि अपने फ्रेंड का मोबाइल ले लिया या उसके ईमेल आईडी खुली हुई है तो हम लोग उसकी ईमेल पढ़ने लग जाते हैं, तो ये बैड मैनर होता है। इस तरह से नहीं करना चाहिए। हमें जब हमें अपनी प्राइवेसी प्यारी होती है तो हमें दूसरे की भी प्राइवेसी का रेस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो कभी भी दूसरे पर्सन की जो आईडीज हैं या फिर उनके मैसेजेस हैं उनकी परमिशन के बिना हमें चेक नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट, कॉपीराइट लॉज, ओबे कॉपीराइट लॉज। कॉपीराइट लॉज का मतलब क्या होता है कि कभी भी दूसरे की जो राइटिंग है, अगर सपोज करिए किसी ने कोई पोइट्री लिखी है और आपने उसको ऑनलाइन देख लिया, तो ऐसा नहीं है कि आप उसकी ऑनलाइन जो पोइट्री लिखी हुई है उसे कॉपी पेस्ट करके अपने नाम से इश्यू कर दें। अगर आपने ऐसा कर दिया तो ये साइबर क्राइम के कॉपीराइट इश्यूज में आ जाता है, ठीक है, जिस पर पूरी तरीके से एक मतलब लॉ बना हुआ है और आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। तो कभी भी दूसरे की जो राइटिंग्स हैं उन्हें अपने नाम से इश्यूज मत करिए, ठीक है। तो जो कॉपीराइट लॉ कहता है कि भाई इस तरह से चोरी मत करिए, तो इस तरह के कॉपीराइट लॉज को आपको ओबे करना चाहिए, यानी कि उसे मानना चाहिए। डोंट इंडल्ज इन स्पैमिंग। अब देखिए स्पैमिंग का मीनिंग क्या होता है। स्पैमिंग रेफर्स टू फ्लडिंग द यूजर्स इनबॉक्स विद अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट और मैसेजेस। बेटा स्पैम का मीनिंग होता है एक तरीके से, आपने देखा होगा कि आपके पास अनवांटेड ईमेल्स आते हैं जिसमें एडवर्टाइजमेंट होते हैं, ठीक है। तो कभी भी आप वो मिस्टेक मत करिए दूसरों को इस तरीके से परेशान करके कि फालतू की इमेज मत करिए, फालतू के मैसेजेस मत करिए, क्योंकि आप जो ये फालतू की चीजें भेजते हैं कहीं ना कहीं उनकी मेमोरी लॉस होती है। दूसरे जिस भी कंप्यूटर पर जा रहे हैं, जिस भी वो लैपटॉप पर जा रहे हैं, जिस भी मोबाइल पर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो डिवाइस की स्पेस को कवर करता है। तो इसलिए स्पैमिंग का जो क्राइम है उसमें आप लोग इंडल्ज मत हो जाइए, सम्मिलित मत हो जाइए। नेक्स्ट पॉइंट, यूज एप्रोप्रिएट लैंग्वेज। वही बात जो अभी आपको यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 में बताई थी कि एप्रोप्रिएट लैंग्वेज का यूज करिए जो दूसरे को अच्छी लगे। नेक्स्ट पॉइंट, यूज एप्रोप्रिएट इमोटिकॉन्स एंड एक्रोनियम्स, ठीक है। इमोटिकॉन्स का बेटा मीनिंग होता है कि आप लोग ना इस जो फेसेस का यूज करते हैं, जैसे स्माइली फेस का यूज करते हैं या कभी आप इमोशनल होते हैं तो आप टीयर्स वाले फेस का यूज करते हैं, तो उन्हें कहते हैं इमोटिकॉन्स। तो जो भी आपके प्रॉपर आप लेटर लिख रहे हो तो जिस भी तरीके का लेटर है उसी तरह के इमोटिकॉन्स आपको यूज करने चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी को मैरिज की विश कर रहे हैं, मैरिज के लिए लेटर लिख रहे हैं, तो उस मैरिज के लेटर में आप अगर इमोशनल वाला इमोटिकॉन यूज करेंगे तो वो एक मैच नहीं होगा, प्रॉपर मैच नहीं होगा। तो सही इमोटिकॉन्स का आप यूज करें। एक्रोनियम्स क्या होते हैं? एक्रोनियम्स होते हैं बेटा शॉर्टकट्स। जैसे हम लोग जल्दी जल्दी में एक दूसरे को टाइप कर देते हैं ASAP, तो ASAP का मीनिंग क्या होता है? एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। तो सिचुएशन से रिलेटेड ही आपको ये जो एक्रोनियम्स हैं इनका यूज करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट रिवील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। जो आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, जैसे आपका डेबिट कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, आपका बैंक अकाउंट नंबर,
तो इस तरह की जो इंफॉर्मेशन होती है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, आप इन्हें एक दूसरे से ऑनलाइन शेयर करने से बचें। ठीक है, आप इनको मतलब व्हाट्सएप पर ईमेल्स के जरिए ज्यादा शेयर ना करें। नेक्स्ट पॉइंट, बी टॉलरेंट एंड केयरफुल। ठीक है, अब बी टॉलरेंट का मीनिंग यहाँ पर क्या है कि सपोज करिए आपने अपने एक यूट्यूब चैनल बनाया और यूट्यूब चैनल बनाकर आपने आपके जो वीडियो है उस पर किसी ने नेगेटिव कमेंट कर दिया और आपने उस कमेंट को पढ़ा और आपने खुद भी उसको अब्यूज करना स्टार्ट कर दिया, तो ये जो बिहेवियर है ये ठीक नहीं है एक ऑनलाइन यूजर के लिए। आपको उसे पढ़ना है, भले ही वो आपके अगेंस्ट है, लेकिन आपको पूरा केयरफुल होकर पूरा ध्यान से उसको सही वे में रिप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि आप इंटॉलरेंट हो जाए। ठीक, तो ये कुछ नियम है। जब आप ईमेल किसी को सेंड करते हैं, ब्लॉग लिखते हैं या सोशल नेटवर्किंग साइट्स का यूज करते हैं, तब आपको इन नियमों का यूज करना चाहिए। और ये जो नियम है, इन्हीं नियमों के सेट को कहते हैं नेटिक्वेट। सो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिफाइन द टर्म सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन। सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन का मीनिंग होता है बेटा कि जब आप लोग डेटा को ट्रांसमिट करते हैं अपने मोबाइल से किसी दूसरे के मोबाइल पर, इट मीन्स कि अगर आप व्हाट्सएप कर रहे हैं किसी को मैसेजेस, तो वो जो ट्रांसमिशन है आपके मैसेज का दूसरे के मैसेज, आपके मैसेज का आपके मोबाइल से दूसरे के मोबाइल पर जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो सिक्योर होना चाहिए। क्योंकि बीच बीच में बहुत सारे ऐसे हैकर और क्रैकर्स बैठे रहते हैं जो आप मैसेज सेंड कर रहे हैं उसे टारगेट कर सकते हैं। और सपोज करिए आपने अपना अकाउंट नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर और पासवर्ड अगर शेयर करा अपने फ्रेंड से वाया व्हाट्सएप, और सपोज करिए कि अगर वो हैक हो गया तो क्या होगा? तो वो आपका जो डेटा है उसको, जो भी आपके मनी है उसको वो निकाल लेंगे। तो इस तरीके से जो आपका डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो हमेशा सिक्योर वे में होना चाहिए। ठीक है, तो ये दिस स्टेप एंश्योर्स दैट यूजर्स डेटा ट्रेवल्स थ्रू ए सिक्योर एनवायरनमेंट। ये जो सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन है ये आपकी जो सेफ्टी है उसे एंश्योर करता है, दैट इज रेसिस्टेंट टू पेनिट्रेशन एंड हैकिंग, और आपका जो डेटा है उसे हैकिंग वगैरह से बचाता है। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्कस सम टेक्निक्स टू एंश्योर सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा वाया इंटरनेट। तो ये तो हमने समझ लिया कि सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन क्या होती है। ठीक है, सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन वही है कि आपका जो मैसेज है वो आपके फ्रेंड के पास सेफली पहुंच जाए विदाउट हैकिंग। ठीक है, लेकिन ये सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन होगी कैसे, कौन सी टेक्निक्स उसके लिए यूज की जाए, तो यही आंसर आपको आंसर नंबर 4 में मिल जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका ऑथेंटिकेशन। ये कुछ टेक्निक्स हैं, 6 टेक्निक्स हैं, इनका यूज करके आपका जो डेटा है वो सिक्योर ट्रांसमिट हो सकता है। तो जो फर्स्ट एक टेक्निक है सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन की वो है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। ऑथेंटिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें वेरीफाई करा जाता है किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी को, उसकी पहचान को। जैसे अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो सपोज आपने अगर एसबीआई की नेट बैंकिंग यूज की है, तो जो एसबीआई वाले हैं वो आपको पहले चेक करेंगे कि आप एक ऑथेंटिकेट यूजर हैं या नहीं है। तो वो कैसे चेक करेंगे? वो आपको प्रोवाइड करते हैं कि आईडी और एक प्रोवाइड करते हैं पासवर्ड। अगर आपने सही आईडी और पासवर्ड इंसर्ट किया है, सबमिट किया है, तभी आप एसबीआई की जो नेट बैंकिंग है उसे यूज कर पाएंगे। तो ये जो एक प्रोसेस होती है आईडी और पासवर्ड एंटर करने की, ये एक वे होता है आपकी ऑथेंटिसिटी को चेक करने का। तो जब भी आप फेसबुक यूज करते हैं, जीमेल यूज करते हैं, नेट बैंकिंग यूज करते हैं, तो हमेशा आपको ऑथेंटिकेशन प्रोसेस से गुजरना होता है जिसमें आपके आईडी और पासवर्ड को चेक किया जाता है। अगर वो सही है तभी आपको उसमें लॉगिन करने की परमिशन दी जाती है। नेक्स्ट, ऑथराइजेशन। द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज determine what information can be accessed by whom under what conditions। अब इसमें समझिए,
जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज होती हैं, सपोज करिए हमारी एनआर स्कूल है, तो एनआर स्कूल की जो ऐप है उसे हर कोई यूज नहीं कर सकता, क्योंकि हर कोई ऑथराइज्ड यूजर नहीं है। लेकिन जिनके भी पास हमारे यहाँ के आईडी और पासवर्ड है वो हमारे यहाँ के ऑथराइज्ड यूजर हैं। और वो ऑथराइज्ड यूजर क्यों है? क्योंकि हमारे एनआर स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज हैं उसके अंडर आपको ये आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड करे गए हैं। ठीक है, तो जो भी टॉप ऑफ द मैनेजमेंट पर्सन होते हैं वो आपको आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप एंटर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपके पास आईडी और पासवर्ड है तभी आप उसके ऑथराइज्ड यूजर माने जाएंगे। ठीक है, तो ये होते हैं ऑथेंटिकेशन और ये होते हैं ऑथराइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। इट चेक्स ऑल नेटवर्क्स मूवमेंट्स एंड आइडेंटिफाइज डाउटफुल पैटर्न्स। एग्जांपल फायरवॉल। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम क्या होता है कि ये चेक करता है कि आपके जो कंप्यूटर है उसमें जो आपका नेटवर्क चल रहा है वो प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कहीं कुछ ऐसा पॉइंट तो नहीं है कि कहीं कोई ऐसी वीकनेस तो नहीं है जिसके जरिए आपका जो नेटवर्क है वो हैक किया जा सके। तो प्रॉपर वे में आपका नेटवर्क वर्क करे इसके लिए इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम जो होता है वो आपके नेटवर्क को टाइम टू टाइम चेक करता रहता है। जहां भी उसको प्रॉब्लम फेस होती है वहीं वो आपको या तो अलर्ट करता है या फिर उसको खुद ही ठीक कर देता है। तो ये होता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। इसका एक एग्जांपल फायरवॉल भी है, जो फायरवॉल यही करती है कि जो भी डेटा आपके लैपटॉप में आता है या आपके कंप्यूटर में आता है तो उसको पहले ही उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर ली जाती है। अगर वो सब कुछ ठीक है तभी वो डेटा आपके सिस्टम में आएगा, और अगर आप किसी को डेटा भेज रहे हैं तब भी फायरवॉल आपका जो डेटा है उसको चेक करता है। अगर सब कुछ ठीक है तभी आपके जो कंप्यूटर है वहां से डेटा को आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, क्रिप्टोग्राफी और इंक्रिप्शन। अब देखिए इंक्रिप्शन क्या होता है, वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई कि जब आप मैसेज करते हैं अपने फ्रेंड को अपने मोबाइल से उसके मोबाइल पर, और सपोज करिए आपने अपने मोबाइल का अकाउंट, अपने जो अकाउंट नंबर है बैंक का वो शेयर कर दिया मैसेज के थ्रू, तो अगर किसी ने उसको हैक कर लिया तो होगा क्या कि वो उसको मिसयूज करेगा। ठीक है, लेकिन एन्क्रिप्शन एक ऐसी टेक्निक होती है जो आपके मैसेज को आपके मोबाइल से निकलने से पहले ही एक ऐसी फॉर्म में चेंज कर देती है जिसे अगर कोई चुरा भी ले, अगर बीच में से कोई उसको कैच भी कर ले तो भी वो उसको समझ नहीं पाएगा कि इसने लिखा क्या है, क्योंकि वो कुछ अलग तरह की लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो एन्क्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग डेटा इनटू एन अनरीडेबल कोड। जो भी आपका डेटा है, जो भी आपका मैसेज है, उसे एक अनरीडेबल कोड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसी के बाद आपके मोबाइल से वो डेटा जाता है और जाकर दूसरे के मोबाइल में मैसेज आपका ट्रांसफर हो जाता है। और अगर बीच में किसी ने हैक कर भी लिया तो भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जो मैसेज है वो एन्क्रिप्ट हो चुका है और वो एक ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो चुका है जिसे कोई पढ़ ही नहीं सकता। नेक्स्ट पॉइंट, HTTPS प्रोटोकॉल्स। अब ये HTTPS प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? दिस एनक्रिप्ट्स द डेटा यूजिंग TLS सर्टिफिकेट एंड SSL सर्टिफिकेट। देखिए एनक्रिप्शन तो हमने पढ़ लिया कि क्या होता है कि वो आपकी जो कोड है उसको, जो आपका मैसेज है उसे कन्वर्ट कर देता है दूसरी लैंग्वेज में। लेकिन HTTPS प्रोटोकॉल जो होता है वो एनक्रिप्शन करता है, लेकिन कैसे करता है? TLS सर्टिफिकेट और SSL सर्टिफिकेट की हेल्प से आपका जो मैसेज है उसे वो एनक्रिप्ट कर देता है। कौन कर देता है? HTTPS प्रोटोकॉल करता है। These certificates create an encrypted connection between the server and the client. जो मैसेज करता है वो होता है क्लाइंट और जिसके पास मैसेज जाता है वो होता है सर्वर। तो ये जो HTTPS प्रोटोकॉल है ये आपका जो मैसेज है उसे TLS और SSL सर्टिफिकेट की हेल्प से इंक्रिप्ट कर देता है और उसके बाद ही वो डेटा आपके जो लैपटॉप है उससे ट्रांसफर होकर सर्वर कंप्यूटर तक
जाता है या फिर सर्वर मोबाइल तक जाता है। ठीक है, अब ये HTTPS प्रोटोकॉल कहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा, देखिए जब भी आप कोई वेब ब्राउजर यूज करते हैं तो उस वेब ब्राउजर में आप यहां पर अगर लिखते हैं google.com, ठीक है, तो इसके पहले ही लगा दिया जाता है HTTPS colon एंड डबल बैकस्लैश। तो इस तरीके से जब आप लोग किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो उस टाइम पर आपका ये HTTPS यूज करा जाता है। और ये HTTPS क्या करता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपकी इस वेब ब्राउजर से जाएगी किसी दूसरे वेब ब्राउजर पर, तो उसे इंक्रिप्ट करके ही सेंड करता है। और सपोज करिए अगर आपने यहाँ से S हटा दिया, अगर सिर्फ आपने HTTP की हेल्प से डेटा को ट्रांसफर करा, तब क्या होगा, तब TLS और SSL सर्टिफिकेट वर्क नहीं करेंगे, जो आपका डेटा है वो एनक्रिप्ट नहीं होगा, और जो आपका मैसेज है वो अगर किसी हैकर ने हैक कर भी लिया तो वो उसको इजीली रीड कर सकता है। तो जब भी आप इस तरीके से कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो वहां पर HTTPS होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, पासवर्ड एंड पिन नंबर्स। नेवर शेयर योर पासवर्ड एंड पिन नंबर्स विद अनऑथराइज्ड पर्सनल्स। कॉमन सी बात है, पासवर्ड है आपके लिए है, पिन नंबर्स हैं आपके लिए हैं, तो आपको कभी भी अपना पासवर्ड और पिन नंबर किसी के भी साथ शेयर नहीं करना है, क्योंकि कॉमन सी बात है मिसयूज हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, 7th पॉइंट, एंटीवायरस। एंटीवायरस, ठीक है, दिस प्रोग्राम आइडेंटिफाइज, प्रिवेंट एंड रिमूव वायरसेस फ्रॉम अवर कंप्यूटर। तो अगर आपके कंप्यूटर में कोई वायरसेस एंटर हो चुके हैं तो उन वायरसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए और रिमूव करने के लिए आपके कंप्यूटर में एक प्रोग्राम होता है जिसे हम एंटीवायरस कहते हैं। ठीक है, और इसके एग्जांपल है लाइक एवीजी, कोई खेल, नॉर्टन, और भी बहुत आते हैं, मैकफे वगैरह आते हैं। तो ये सब एंटीवायरसेस होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर को सेव करते हैं फ्रॉम द वायरसेस। ठीक है, तो ये कुछ टेक्निक्स होती हैं। अगर आप इन टेक्निक्स का यूज करेंगे, आप एंटीवायरस का यूज करेंगे, आप HTTPS प्रोटोकॉल का यूज करेंगे, आप जो पासवर्ड है उसे शेयर नहीं करेंगे, तो कॉमन सी बात है कि जो आपकी ट्रांसमिशन हो रही है डेटा की वो 100% सिक्योर होगी। क्लियर? सो आज बस इस क्लास में हम लोग इतना ही, ये 4 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी उसमें इससे आगे दोबारा फिर कंटिन्यू करेंगे इसको।